Welcome back to our channel Lekhankan Vidyapeeth, a platform which provide you videos of all subjects through a single channel. I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field. The main thing of our channel is your success is our motto. वी विलिंगली वॉन्ट योर सक्सेस बेटा। हम लोग चाहते हैं कि बाई हुक और बाई क्रुक सिर्फ आपका रिजल्ट हम अच्छा कर पाए। तो सिर्फ आपसे हमें क्या सपोर्ट चाहिए कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लीज एवरी वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि क्योंकि अभी बेटा जस्ट आपको पता है कि हमारा चैनल जस्ट न्यू लॉन्च किया है हम लोगों ने। तो जब आप हमारे चैनल की वीडियोस को देखेंगे, हमारे टीचर्स का पढ़ाने का मेथड आप लोग देखेंगे, तभी तो आपको पता लगेगा ना कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है बाकी अदर चैनल से। तो कोई भी चीज जब मार्केट में आती है, न्यू फोन लॉन्च हुआ है, ठीक है, न्यू बाइक आई है मार्केट में, तो उसके बेनिफिट्स जब आप उसको यूज करते हो तभी आप अपने दोस्तों को बताते हो यार वो वाली मोबाइल लियो, उसका ये कैमरा बहुत अच्छा है, उसकी ये चीज बहुत अच्छी है। तो ठीक इसी तरह से ये नहीं है कि कोई चैनल न्यू है तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। हो सकता है कि नई चीज से भी आपको काफी अच्छी चीजें मिल जाए, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एटलीस्ट मैं ये बोलूंगी कि फोर्सफुली नहीं, एटलीस्ट 1 चैप्टर आप हमारे चैनल से पढ़कर देखें और फिर उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग खुद से जो प्रीवियस 5 इयर्स के केवल क्वेश्चन निकालिए और उनको फिर करने की कोशिश कीजिए। तो आपको बेटा डिफरेंस ऐसे पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट आपको कितना क्लियर हुआ है। किसी भी टीचर के बोलने के ढंग से नहीं, उसका जो पढ़ाने का ढंग है वो आपको कितना नॉलेज दे रहा है, ये चीज मैटर करती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का टॉपिक है हमारा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। हमने क्या पढ़ा कि सर इजैक न्यूटन जो कि एक ग्रेट फिजिसिस्ट है, उन्होंने ये बताया कि जो सन की व्हाइट लाइट है वो एक्चुअल में एक सिंगल कलर नहीं है, वो 7 कंपोनेंट से मिलकर बनी है। और अपनी बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म वाली एक्टिविटी भी दी कि एक प्रिज्म लिया, उसके अंदर से जब सनलाइट को निकाला गया तो सामने स्क्रीन लगा दी, क्या देखा गया कि वहां पर 7 कलर का एक बैंड जो है वो मिल गया। अब ऐसा नहीं है कि जो डिस्पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म में ही देखने के लिए मिलता है, हमारे नेचर में भी एक नेचुरल स्पेक्ट्रम बनता है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये है मोस्ट स्कोरिंग कॉन्सेप्ट। अभी लेटेस्ट जो बोर्ड एग्जाम्स हुए थे 2024-25 वाले बेटा, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। और अगर आप प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो आपको 10 इयर्स में से तकरीबन 4 to 5 टाइम ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी दिख जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेचुरल फिनोमिना रेनबो। अब रेनबो सब बच्चों ने देखा ही हुआ है, ठीक है। हमारे टाइम पर तो पता है क्या बोलते थे इसको, इंद्रधनुष। और क्या मानते थे कि इंद्र देवता जो है उन्होंने ऐसे आसमान में लाइन खींच दी, इंद्रधनुष बन गया। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो कहीं से कुछ भी काल्पनिक वो जोड़ लेता है। अब क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर काल्पनिक चीजों का तो कोई मतलब ही नहीं है, हम हर चीज के पीछे का कॉज जानते हैं। तो अब ये सबने देखा है, ठीक है। बारिश के बाद आपको अपने स्काई में इस तरीके का एक बैंड सा नजर आता है। अब इसमें जो कलर्स दिख रहे हैं देखो, वहां पर कोई भी अलग से डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब कि बाउंड्री नहीं आ रही। ठीक उसी तरह से जैसे जब हमने डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट देखा था प्रिज्म में, तो यहाँ पर भी देखो सातों रंग जो थे वो एक दूसरे के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे मर्ज हुए हैं। इसीलिए ये जो रेनबो है इसको नेचुरल स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower। तो ये 1 मार्क में एमसीक्यू क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि एक नेचुरल स्पेक्ट्रम का नाम बताओ, या जो हमें ये रेनबो नजर आता है उसका टाइमिंग क्या है, बिफोर रेन शावर, ड्यूरिंग अ रेन शावर या आफ्टर अ रेन शावर। तो ऑब्वियस बात है कि बारिश के बाद। अब बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। इसके लिए जो हमारे रेन ड्रॉप्स है ना बेटा, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। जो अभी हमने सर इजैक न्यूटन की एक्टिविटी पढ़ी थी, सनलाइट को प्रिज्म के अंदर से निकाला था,
तभी जाकर हमें 7 कलर का एक बैंड जो है वो मिला था। तो ठीक इसी तरह से बारिश की जो बूंदे होती हैं, बारिश आने के बाद जो कुछ बूंदे अभी सस्पेंडेड हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ईच एंड एवरी ड्रॉपलेट ऑफ रेन एक्ट्स लाइक अ स्मॉल प्रिज्म। तो पानी की हर छोटी से छोटी बूंद जो अभी हमारे एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड स्टेट में है, वो एक छोटे प्रिज्म की तरह से एक्ट करती है। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर एक्ट लाइक स्मॉल टाइनी प्रिज्म। और होगा क्या, सनलाइट एंटर्स अ रेन ड्रॉप। देखो जी, सबसे पहले सनलाइट ने रेन ड्रॉप के अंदर एंट्री की, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन। अब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा। और अभी हमने पढ़ा क्योंकि ये जो ड्रॉपलेट है वो प्रिज्म की तरह से बिहेव कर रही है, तो यहाँ पर डिस्पर्सन भी होगा, तो यहाँ पर ये दोनों फिनोमिनाज होंगे। और साथ साथ में इट अंडरगोज इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द ड्रॉप। यहां से लाइट रे गई, ठीक है, तो यहां पर हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। अब इस सरफेस से टकरा कर वो बाहर निकल कर जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन भी हो गया। और जब वो एक प्रिज्म के अंदर से बाहर निकल रही है तो वो डिस्पर्स भी हो गई। तो 3 फिनोमिना एक साथ हो रहे हैं। आपकी बार के क्वेश्चन में कैसा आया था, आपको ये डायग्राम दिखाकर यहाँ पर लेबलिंग करनी थी कि पॉइंट लेबल करो कहां पर इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है और कहां पर डिस्पर्सन हो रहा है। इट अंडरगोज रिफ्लेक्शन अगेन एज इट इमर्जेस फ्रॉम द रेन ड्रॉप एंड रीचेस द ऑब्जर्वर आई। अब जब ये वापस से पानी की बूंद से बाहर निकली सनलाइट, तो इसमें दोबारा से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, अगेन फिर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है। तो एक्चुअल में इस तरह से बनता है हमारा रेनबो। अब एक न्यू टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पहले हमें समझना होता क्या। रिफ्रैक्शन तो हमें पता है कि जब लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में गई तो अपने पाथ से थोड़ी सी डाइवर्टेड हो जाती है, ठीक है जी। इज द बेंडिंग ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच इज अ कंटिन्यूअसली मूविंग लेयर ऑफ एयर विद वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर। जब सेम फिनोमिना, क्योंकि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर क्या है, अ लेयर ऑफ एयर, कि एयर ने क्या कर रखा है, हमारी अर्थ को चारों तरफ से एक ब्लैंकेट की तरह से कवर कर रखा है कुछ लेयर्स में। तो ये वाले जो लेयर्स थी उनका नाम हमने पढ़ा कि एटमॉस्फेरिक लेयर। इसका मतलब है ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया कोई। तो जब लाइट रे सन जो है, जब सन की लाइट रे उस एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए हमारी आंखों तक आती है, तो कई जगहों पर क्या होता है, कहीं पर एयर जो है वो डेंस है, कहीं पर वो थोड़ी सी रेयर है। तो जब वो एक डेंसर मीडियम से रेयर में गई तो उसका पाथ चेंज हो गया, फिर कहीं पर थोड़ी सी थिन लेयर आई, कहीं पर थिक लेयर आई। तो ऐसा करते करते क्या होता है, लाइट रे हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसीलिए इस वाले फिनोमिना का नाम हो गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है जिन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देख रहे हैं, एपरेंट पोजीशन, कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर ना दिखकर हमें एपरेंट पोजीशन पर दिखना स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअल में हुआ क्या, व्हेन स्टारलाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट बेंड्स continuously. This makes the apparent position of the star appear slightly higher than its actual position. सबसे मेन तो ये है कि हम ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को समझने के लिए। जब आपने जस्ट प्ले स्कूल में एडमिशन लिया ही था तो आपके टीचर्स ने आपको एक पोम सिखाई थी बेटा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैव यू वंडर व्हाट यू आर, पढ़ी थी ना ये वाली। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बट अब हम यहाँ पर उस स्टार्स के ट्विंकलिंग का रीजन पढ़ने जा रहे हैं और ये भी पढ़ेंगे क्या वास्तव में स्टार्स ट्विंकल करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले मुझे ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझना पड़ा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार्स हैं सबसे मेन तो वो क्या है, वो हमें अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा उठे हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात कि वो ट्विंकलिंग करते हुए क्यों नजर आते हैं या तारे में टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं, आप सब ऑब्जर्व करना, अगर आज से पहले अगर नहीं देखा था
किसी ऐसी स्काई में, मतलब कि जिस समय क्लियर स्काई है, बादल नहीं छाए हुए, बिल्कुल काला मतलब कि आसमान है, ऊपर तारे चमचमा रहे हैं, तो आप बैठकर देखोगे, अगर आपने पर्टिकुलरली एक एरिया को टारगेट कर लिया, मैं इस एरिया के स्टार्स को देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो वहां के जो स्टार्स हैं वो कभी आपको ब्राइटर नजर आते हैं, कभी फेंटर नजर आते हैं। मतलब इसी को तो हम बोलते हैं टिमटिमाना, कि भाई कभी चमक रहे हैं, कभी डल हो गए, कभी चमक रहे हैं, कभी डल हो गए। tingling effect. Since the atmosphere physical condition are always changing, the amount of light entering our eyes flicker. This causes the star's apparent brightness and position to constantly fluctuate, which we perceive as twinkling. अब यहाँ पर इस डायग्राम में देखो, अच्छे से मैं समझाती हूँ। स्टार स्टार था यहाँ पर, हमें पहली बात तो कहाँ दिखाई दे रहा है, हम होरिजन पर खड़े हुए हैं, तो हमें, अगर मैं स्टार को देख रही हूँ तो वो अपनी अपरेंट पोजीशन पर नजर आ रहा है, क्योंकि इस स्टार और इस ऑब्जर्वर की आई के बीच में क्या है, एटमोस्फेयर है। एटमोस्फेयर से जब लाइट गुजर रही है तो उसका पाथ चेंज हुआ, जिसकी वजह से वो अपनी अपरेंट पोजीशन पर नजर आए। अब बात करती हूँ मैं कि वो हमें टिमटिमाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पूरा का पूरा एटमोस्फियर है ना बेटा, तो यहाँ पर क्या है, कहीं पर हमारी जो एयर है वो कहीं पर वो डेंस एटमोस्फियर बना रही है, कहीं पर वो रेयर मीडियम बना रही है, कि कहीं पर अगर ज्यादा पोल्यूटेड एयर आ गई है, फिर अगर क्लीन एयर आ गई है, ठीक है, तो जिसके चलते जो स्टार से निकलने वाली लाइट है ना, वो ऐसे सीधी ना जाकर हमारी आंख तक कैसे पहुंचेगी, जिगजैग करती हुई पहुंचती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि स्टार जो है वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं, फ्लिकरिंग करते हुए नजर आते हैं। अब इसको मैं एक और आपके डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से समझा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप सबने सर्दियों में हाथ जरूर सेके होंगे आग के ऊपर, ठीक है, या फिर कभी कहीं पर हवन वगैरह हो रहा है, पूजा हो रही है, तो वहां पर मान लो जी, एक साइड एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, वो बैठा है, और बीच में हवन कुंड की अग्नि है, या जो आप सर्दियों में आग जला रहे हो, ठीक है, कोई भी आग है, दूसरी तरफ वाई बैठा है, तो दोनों को एक दूसरे का फेस जो है उस आग के धुएं में से ऐसे फ्लिकरिंग करता हुआ नजर आता है। कभी नहीं नोटिस करा तो अभी जस्ट करके देखना। ऐसा क्यों? हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई ऑब्वियस बात है, ये जो हवन कुंड की फ्लेम है, इसके ऊपर वाली जो एयर है वो गर्म हो गई है, अब नीचे वाली जो एयर है वो ठंडी है, और गर्म हवा कैसे होती है, लाइट वेटेड, तो यहाँ पर दो मीडियम बन गए, तो लाइट रे जो है जब एक मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में जाती है तो उसका पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लिकरिंग नजर आती है। सेम रिजल्ट यहाँ पर हो रहा है कि जो स्टार्स हैं वो कभी तो हमें ब्राइटर नजर आ रहे हैं, कभी वो फेंटर नजर आ रहे हैं। इसी फ्लिकरिंग या इसी ब्राइटर और फेंटर वाले फिनोमिना का जो सीक्वेंस बन जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। बट इन एक्चुअल स्टार्स डू नॉट ट्विंकल, वो सिर्फ हमें अपीयर होते हैं ट्विंकलिंग करते हुए। नेक्स्ट, नो ट्विंकलिंग प्लैनेट्स। planets are much closer and appear as extended source of light. The variation of light from individual points on a planet averages out, thus nullifying the twinkling effect. ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बेटा कई बार पूछा गया है कि why stars twinkling but planets do not. प्लैनेट जो है वो ट्विंकलिंग नहीं करते हुए हमें नजर आते हैं, जबकि स्टार्स नजर आते हैं, क्यों? पहले तो इसका रीजन ये जानो कि हम लोगों ने जब 6th क्लास से ये जाना था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में, तो हमने क्या पढ़ा था कि स्टार्स ल्यूमिनस है, स्टार्स के पास अपनी खुद की लाइट है, वो अपनी लाइट एमिट कर रहे हैं, और वो ही लाइट जब एटमोस्फेयर को क्रॉस करती है हमारी आंख तक पहुंचती है तो वैसे जिगजैग करती हुई, जिसकी वजह से वो हमें फ्लिकरिंग या फिर ट्विंकलिंग करते हुए नजर आए। प्लैनेट जो है वो तो ल्यूमिनस ही नहीं है ना, वो तो दूसरे की लाइट उनको पर पड़ती है तो चमकते हैं, एक में। दूसरा, अब ये स्टार के कंपेरेटिवली हमारे से अर्थ के काफी पास है, ये कैसे नजर आते हैं? अब जो स्टार्स हैं वो बहुत छोटे छोटे नजर आते हैं, जो प्लैनेट्स है वो एक्सटेंडेड सोर्स हमें नजर आते हैं कि ये एक्सटेंडेड सोर्स है, एक्चुअल में एक्सटेंडेड सोर्स नहीं है, ये खुद की लाइट से तो चमक नहीं रहे। अब जिसकी वजह से द वेरिएशन इन लाइट फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट्स, अब क्योंकि ये बड़े बड़े सोर्स हैं और हमारी अर्थ के पास है, तो इसको क्या है, हमारी अर्थ तक आने में जो यहाँ से लाइट रे निकलेंगी वो उनकी जो फ्लिकरिंग है वो ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाएगी, जिसकी वजह से वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए नजर नहीं आते। आई होप आपको बेटा समझ में आ चुका होगा। तो एक बार मैं दोबारा से आम भाषा में आपको समझा देती हूँ।
स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए नजर क्यों आते हैं? सबसे मेन तो स्टार्स हमारे से बहुत ज्यादा दूर हैं, प्लैनेट स्टार के कंपेरेटिवली एटमॉस्फेयर के काफी पास हैं। एटमॉस्फेयर से निकलने वाली जब लाइट रे ऑब्जर्वर की आई तक पहुंचती है तो उसको काफी सारा एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके आना है। एटमॉस्फेयर सब जगह एयर की कंडीशन क्योंकि सब जगह एक जैसी नहीं होती, कहीं पर थिक है कहीं पर थिन है एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से वो इस तरह से ट्रैवलिंग करता हुआ नजर आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जो स्टार है वो हमें ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं। प्लैनेट्स क्योंकि पास है तो कम एटमॉस्फेयर पास करना है। सबसे मेन वो खुद अपना ल्यूमिनियस है ही नहीं, दूसरे की लाइट से वो चमक रहे थे, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, जो वहां से निकलने वाली लाइट रे है तो उसमें जो रिफ्रैक्शन हुआ वो ऑब्जर्वर की आई तक पहुंचते पहुंचते एक तरीके से क्या हो गया, वो नलीफाई हो गया, जिसकी वजह से वो हमें स्टेशनरी नजर आते हैं उनकी लाइट। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है बेटा। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब हमारे पास जो टॉपिक बचा है ना वो है हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड फिनोमिना जो है वो पढ़ेंगे। इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से रिलेटेड जो फिनोमिना थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। एक टॉपिक और है सनराइज एंड सनसेट। एक्चुअल में क्या होता है कि द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज। जब सुबह हम लोग कहते हैं ना कि मैंने तो उगता हुआ सूरज देखा, तो वो एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले हमें नजर आ गया था, और जिस समय हम सूरज को छिपते हुए देखते हैं तो वो हमें छिप पहले गया था, 2 मिनट बाद नजर आता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना है, इसके पीछे भी ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही कॉज है जी। Atmospheric refraction is also responsible for making the sun visible when it is still below the horizon। तो देखो यहाँ पर फिर अगेन वही है, ये ऑब्जर्वर है, होरिजन से अभी निकल ही रहा था, क्योंकि इससे निकलने वाली जो लाइट रे है एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती हुई, तो जिसकी वजह से वो अपनी अपरेंट पोजीशन पर नजर आ गया, हमें पहले ही दिख गया। ठीक है, और जब नीचे जा रहा था तो चला गया पहले ही, अभी हमें वो अपने अपरेंट पोजीशन पर होने की वजह से अभी तक ऊपर ही दिख रहा है। तो यहाँ से जो टाइम है वो लर्न कर लेना, कि पूछा जाता है कि कितना टाइम पहले वो हमें नजर आ जाता है, कितना टाइम बाद तक नजर आता है। Light rays from the sun bends as they pass through the dense atmosphere towards the observer. This makes the sun apparent position, जिसकी वजह से जो सन है वो अपनी apparent position पर नजर आएगा, और छिपने के बाद वो अपनी ट्रू पोजीशन के बाद में नजर आएगा। ठीक है, तो अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो करना क्या है बेटा, आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, खुद के सेल्फ नोट्स तैयार करो विद डायग्राम। ठीक है, उसके बाद 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाओ, और जितने टॉपिक आपने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये होता है खुद से अपने आप को चेक करना, खुद का इवोल्यूशन, कि भाई मैं कितना ध्यान से चैप्टर को समझ रहा हूँ, और साथ साथ में आपका चैप्टर भी प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं, और जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बेटा प्लीज अपने नियर एंड डियर से कहकर और ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।